हो गई स्टार्ट। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल जी, आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो उस पर वन बाय वन करके क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। जी, पहला सवाल आपका क्या है जी? पाकिस्तान में लोग रिटायर्ड जो हैं वो पेंशन रिसीव करते हैं, वो इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल हैं या एग्जम्प्ट है? देखिए, पेंशन में ना क्लॉजेज डिफरेंट सेकंड शेड्यूल के अवेलेबल है। 6 से लेके ऑनवर्ड 12-13 तक जाते हैं। उसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिकगनाइज से हैं, रजिस्टर्ड से हैं, तो फिर आपका वो पेंशन एग्जम्प्ट है। और स्पेसिफाइड केसेस में जो है, एक मिनट में बंद कर देता हूँ जी। अगर आपके पास पेंशन आई है और रिटायरमेंट के वक्त या डेथ के बाद उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको दी जा रही है, तो फिर तो वो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट वाला एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड वाला, रिकगनाइज वाला एग्जम्प्ट है। अदरवाइज अगर कोई दूसरा है, प्राइवेट इदारा है जिसकी एग्जम्पशन अगर नहीं अवेलेबल, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक इसमें ये भी है कि एक से ज़्यादा अगर पेंशन आ रही हो तो जो हायर वाली वो एग्जम्प्ट हो जाएगी और लोअर वाला उसको फिर टैक्स लग जाएगा। जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फ़र्क है? जी, बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो इदारे बनाते हैं जो ट्रेड नहीं कर रहे होते, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विसेज वाले हैं, वो ये बनाते हैं। और जो ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करके करते हैं, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ उसको बनाते हैं। ये बेसिकली दोनों में मेन डिफरेंस है। तो एक में सरप्लस या डेफिसिट आता है, नेट रिजल्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और दूसरे में प्रॉफिट या लॉस होता है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सैलरीड इंडिविजुअल कौन कौन से टैक्स का क्रेडिट ले सकता है जबकि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर रहा देखिए, है? रिटर्न टैक्सेस, एक तो टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट में टैक्स पेड भी शामिल है। मसलन अगर आपने टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी के बिल्स, मोबाइल्स, गाड़ी पे कैश विड्रॉल पे, गाड़ी की परचेज नई गाड़ी पे आपने जो आपने टैक्सेस पे किए हैं उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर टैक्स क्रेडिट एक अलग है, वो अपनी जगह पे है, वो 61 से लेके 64 तक आगे जो उसकी लिस्ट बनी हुई है उसके क्रेडिट्स आप ले सकते हैं। प्लस डिडक्टेबल अलाउंस भी है, लेकिन चूंकि सवाल यहाँ तक ही था तो मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। जी, आपका। सेल्स टैक्स लॉ में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। देखिए, इसको ना बड़ा सिंप्लीफाई कर लें। जैसे एक बंदा जब सेल करता है तो वो एंट्री करता है पार्टी टू सेल। अब जब सेल्स रिटर्न होनी है तो वो क्या करेगा, पार्टी को क्रेडिट करेगा। अब सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट और परचेजर इशू करेगा डेबिट नोट जब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होंगे। लेकिन अगर सेल्स में अगर इजाफा हो रहा है, यानी रेट गलत लग गया है तो ज़्यादा कर दिया है, तो फिर जो सेलर है, ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट, वो फिर डेबिट नोट भी इशू कर सकता है। सो ये वेरी करता है कि आप ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर आप उसकी डेबिट या क्रेडिट नोट जो है वो इशू किए जाते हैं। जी। फाइनेंशियल अकाउंट में जब कोई पार्टनर इन्वेस्ट करता है मशीन की शक्ल में, तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? इसकी डबल एंट्री दोनों तरफ देख लेते हैं जी। जो जिस फर्म में या जिस कंपनी में या जिसमें पैसा या आपने वो मशीनरी या इन काइंड को चीज़ डाली है, तो वो एंट्री डालेंगे कि आपका कैश या बैंक जो भी होगा डेबिट हो जाएगा और कैपिटल के तौर पे वो क्रेडिट हो जाएगा। अब जो इन्वेस्टर है वो अपना कैपिटल डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करके, सो एक तरफ बैलेंस शीट में पेबल है पार्टनर को कैपिटल, और पार्टनर की वेल्थ में वो रिसीवेबल स्टैंड कर जाएगा। जी, आपका। जी, इनकम टैक्स लॉ में बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन लॉस को कितने ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता देखिए, है? बिजनेस लॉस इस वक्त जो लिमिटेशन है उसमें होटल बिजनेस को निकाल के या अदरवाइज को स्पेसिफाइड है, तो 6 साल के लिए आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एडजस्टमेंट सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही मिलेगी। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन लॉस है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन वो भी आप सिर्फ बिजनेस लॉस के अगेंस्ट ही आगे जो है वो एडजस्ट कर सकेंगे और किसी हेड के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। जी, आपका। सेल टैक्स लॉ में कब एक रेजिडेंट पर्सन अपने इनपुट सेल टैक्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नहीं ले सकता? जी, उसमें सेक्शन 6, 7, 8 और 9 है। 7 ये कहता है कि अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो कहते हैं जी इनवाइस लेकर आए, बिल लेकर आए, आपके पास है ही नहीं, या इंपोर्ट की है तो जीडी नहीं है, और अगर आपने ऑक्शन में ली है तो आपके पास सपोर्टिंग जो ऑक्शन का डॉक्यूमेंट है वो आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो उस सूरत में फिर आप इनपुट नहीं ले सकते। उसके अलावा सेक्शन 8 में और भी एडजस्टमेंट्स गिवन है कि कब कब जो है वो इनपुट इनएडमिसिबल हो जाएगा। और इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो पहले ही बता चुका हूँ, वो सेक्शन 9 के अंदर है। रीड विद जो रेलिवेंट रूल्स हैं तो आपको वो पता लग जाएगा। जी, क्या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी होती जी, है? पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना
लाजमी नहीं है। अगर वो वॉलंटरली तौर पे करना चाहे तो वो फाइल कर सकता है। जी। इस वक्त काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो IFTR से निकलकर MTR में शिफ्ट हो गए हैं, जी। इसकी एप्लीकेशंस क्या होगी? देखिए, अब इशू ये होगा कि उन्होंने कहा है कि तमाम लोग अकाउंट्स मेंटेन करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो टैक्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस को बेस पे और मिनिमम टैक्स जो आपका कटा होगा, जो कि पहले FTR था, जैसे आपके कमर्शियल इंपोर्टर हैं, आपके सप्लाईज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें फिर प्रॉफिट ऑन डेट भी निकल गया है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब जो जो पहले टैक्सेबल थी, इधर CNG स्टेशन भी हैं जो कि पहले FTR में थे, उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में या मिनिमम टैक्स रिजीम में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी टैक्स पेयर से जो रिटर्न फाइल करता है उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकता है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? इम्प्लीकेशन इसकी आप कहना चाह रहे हैं क्या होगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि नेक्सर F है, जो लोग जो पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं, उसमें ब्रेकअप भी दिया होता है। देखिए, सपोर्टिंग वो इसलिए मांगते हैं, 2 पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 1 ये है कि आपने फ़र्ज़ करें आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 50 लाख रुपए, आपने सिर्फ 10 लाख शो किया है, तो फिर उस सूरत में जो 40 लाख है आपके, आप जो आउटफ्लो है वो कवर ही नहीं हुआ, तो आपके इनफ्लोज ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब आप सोर्सेज ज़्यादा रख लेंगे और जबकि पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो ज़रूर आपसे मांगेंगे, और अगर आपने वैसा किया और आपके एक्सपेंसेस जो रीजनेबल अमाउंट से कम पे चले गए या सपोर्टिंग से मैच ना हुए, तो 111 सेक्शन में वो डीम्ड इनकम बना के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करके आपको टैक्स लगा देंगे। जी। जब कोई लीडर कैलकुलेटर परचेज करता है तो इसको इनकम टैक्स लॉ में कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, कैलकुलेटर ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है। अब कुछ लोग कहते हैं इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो फिर वो इसको ऐसा ट्रीट कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लाइफ 1 साल से कम है, तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो ये पॉलिसी और यूजफुल लाइफ पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपने उसको एसेट को ट्रीट करना है, लेकिन ये हर केस में अप्लाई नहीं होगा। अब अगर फर्नीचर है या अदरवाइज है, तो वो फिर अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं कर सकते अनलेस के आप उसको सेल परचेज में ना हो, वरना डेप्रिसिएशन ही आपको दी जाएगी। जी। अगर एक शख्स का प्राइस बॉन्ड निकलता है जी। तो उसको इनकम टैक्स लॉ में क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है? देखिए, प्राइस बोर्ड पे वैसे ही टैक्स जो है ना कट के मिलता है। अब इशू इसमें ये है, वो फाइनल डिस्चार्ज है। अब इशू ये है कि अगर आपने वेल्थ में पहले डिस्क्लोज किया हुआ है फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि प्राइस बोर्ड तो था ही नहीं, तो फिर निकल कैसे गया आपका। इसलिए लीगल बैकिंग भी होना उसकी ज़रूरी होगा कि सोर्सेज और प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज हुई हो, और जो तरीका जो लॉ ने आपको दिया है उसके मुताबिक ही आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। जी मिस, आपका सवाल। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फोर्सेस पाकिस्तान से बाहर पोस्ट है तो उसको इनकम टैक्स में ये बंदा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है इस पर? आप पूछना ये चाह रही हैं कि जो बंदे बाहर होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई या ऑफिशियल्स, तो वो रेजिडेंट हैं कि नहीं है। मसला ये है कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि सेक्शन जो 81 से 84 के अंदर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या ऑफिशियल है वेयर एवर पोस्टेड, तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअली ट्रीट होंगे, आप नॉन रेजिडेंट नहीं बनेंगे। जी, आपका जी। अगर कोई कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को प्राडो गाड़ी परचेज करके देती है फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, जी। तो डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करेगी जबकि इसकी प्राइस 60 लाख है? देखिए, पता क्या, लॉ में सेक्शन 22 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर लेंगे तो आप 25 लाख से ज़्यादा वैल्यू टैक्स में क्लेम नहीं कर सकते। काउंटिंग में आल्दो आपने 60 लाख की गाड़ी ली है, लेकिन टैक्स में 25 लाख से ज़्यादा पे आपको डेप्शन नहीं मिलेगी, और दूसरा इस पे आपको इनिशियल अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी पे ही है, और जो नॉट प्लेइंग फॉर हायर वो वैसे भी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में फॉल नहीं करते। जी, आपका जी। क्या इनकम टैक्स लॉ में जो स्टाफ की सैलरी पेमेंट होती है उस पर कोई लिमिटेशन है या नहीं? लेकिन लिमिटेशन 2-3 लिमिटेशन है। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 25 लाख से ज़्यादा पेमेंट करेंगे क्रॉस चेक में होगा, और जहाँ 6 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल सैलरी होगी उसकी टैक्स काट के आप उसकी पेमेंट करेंगे। ये इम्प्लीकेशन है जो आपको अपने पास रखनी है, और NIC की कॉपियाँ भी आपके पास होनी चाहिए। ये कोई फेक एंट्री नहीं है कि आप जो मर्जी डाल दें तो आप सैलरी क्लेम कर लेंगे। जी। इनकम टैक्स लॉ में ऑडिट फी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस को एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ये ऐसा तो डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलेगा इनकम टैक्स लॉ में। सेक्शन 20 में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस है वो तो आप क्लेम कर लेंगे, जो नॉन स्पेसिफाइड है यानी लेकिन हैं वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, तो सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 में वो आप क्लेम कर सकते हैं। जी। फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग लॉस और नेट लॉस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, ट्रेडिंग ये होता है कि जब आप चीज़ बेचते हैं तो उस वक्त जो आपको लॉस है उसको ट्रेडिंग लॉस कहा जाता है। उसके बाद एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल चार्जेस आप लेस करते हैं तो आपको नेट लॉस आपका आ जाता है। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंस आपके पास है। जी। अगर कोई इदारा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है
और इसकी सेल प्राइस उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? देखिए, इसको दो हिस्सों में आपको करना पड़ेगा, एक डेपिसेबल और एक नॉन डेपिसेबल। अगर आपका जो उसने लॉ में ये लिखा हुआ है सेक्शन 22 में कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए एक्चुअल कॉस्ट से, तो फिर आप सेल प्राइस को ही कॉस्ट ट्रीट कर लेंगे। अगर इसका मतलब है कि लैंड पे तो गेन नहीं आएगा जो नो है, और जो बाकी बच के आपका बिल्डिंग है तो उसमें जो सेल प्राइस होगी वही कॉस्ट ली जाएगी। उस पर फिर आप डेफिसिट जो कम्युलेटिव डेफिसिट में माइनस करेंगे तो इस सूरत में जो गेन होगा वो आपकी कम्युलेटिव डेफिसिट के बराबर आ जाएगा। जी आपका क्या इनकम टैक्स लॉ में फॉरेन लॉस को पाकिस्तान फॉरेन इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? जी, जो फॉरेन लॉसेज है उसको पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही जाएगा। जी, अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसकी इनकम टैक्स लॉ में कैसे ट्रीट होगा? देखिए, अगर मुझे सही तरह से याद है तो सेक्शन 47 इनकम टैक्स लॉ का जो कहता है कि अगर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी नॉट बीइंग एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, तो वो स्कॉलरशिप एजुकेशन पर्पस के लिए वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। जी, ये आज के लिए जी इतने ही आपके क्वेश्चन थे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ही किसी और सेशन में मजीद क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।